आदिल साहब, आप कहिएगा, जैसे अभी वली भी बता रहे थे कि उनके ख्याल में हसीना वाजिद का जाना, उनका इस्तीफ़ा चीज़ों को काम डाउन नहीं करेगा या उनसे हालात की बेहतरी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जो इस्तीफ़ा आया है, जो मुजाहरे हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, इससे क्या पैगाम लेना चाहिए, क्या मानी रखता है ख़ास तौर पर खित्ते के लिए? दो चीज़ें, बहुत शुक्रिया लीना, बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त जो सवाल है बांग्लादेश के सामने वो सिर्फ ये कि क्या चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे बड़ा सवाल जो उनकी मिलिट्री भी है कारुज़मा साहब ने, ये है कि क्या चीज़ों को बदतर होने से बचाया जा सकता है। एंड इस वक्त दैट इज़ अ लाइव क्वेश्चन, क्योंकि एक तरह से एक ट्रायम्फलिज्म भी है उन यंग लोगों में जिन्होंने एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग और मजबूत लीडर को ओवरथ्रो किया। एक तरह से वो गुस्सा भी हमें अभी तक नज़र आ रहा है, हमें एक अनसर्टेनिटी भी नज़र आ रही है। तो पहला जो हदफ है वो ये है कि चीज़ें बदतर ना हो, और उसके बाद जो काम है उसके 2-4 पहलू हो सकते हैं। एक काम का मतलब तो ये है कि जो वायलेंस है कि कल के दिन 100 यंग लोग, 100 यंग पीपल डाइड। खबर सिर्फ नहीं है कि हसीना वाजिद जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, खबर ये है कि एक दिन में 100 यंग लोग जो हैं उनको दे लॉस्ट देयर लाइफ। पिछले हफ्ते में 300 यंग पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। एक तरह से नौजवानों की तरफ से ये आप रेवोल्यूशन कह लें या चेंज आई है, लेकिन उनके खिलाफ भी नौजवान थे। हसीना वाजिद की हुकूमत के जो फेस थे वो उनके साहबजादे थे। हु वाज लीडिंग उनका जो यूथ विंग है, जो बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एक बड़े अहम किरदार करता था। तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये सोचना कि बस क्योंकि हसीना वाजिद चली गई हैं, हसीना शेख चली, सो अब सब कुछ भला चंगा हो जाएगा, आई डू नॉट थिंक सो। उसकी एक और पहलू जो है वो ये है कि सियासी काम कब आएगा। सियासी काम का मसला ये है कि क्या पूरी फौज इस कार्रवाई के साथ है। लगता ये है कि नहीं है, क्योंकि पिछले 16 साल में हसीना वाजिद ने फौज के अंदर अपनी जो सपोर्ट थी उसको बहुत मुस्तहकम कर दिया था, और एक तरह से बहुत से लोग समझे जाते थे कि उनके अपॉइंटीज हैं। तो एक सवाल तो वो है, और दूसरा जो है वो ये है, जैसे आपके गेस्ट ने भी कहा बांग्लादेश से, कि सूरत हाल इंटरिम गवर्नमेंट की होगी क्या, क्योंकि देयर इज नो सेट पैटर्न कि वो क्या होगा। क्या वो एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या वो एक फौजी हुकूमत होगी, क्या उसका काम जो है, क्या उसका हदफ ये होगा कि हमने इलेक्शन कराने हैं जो भी होता है, या उसका हदफ ये होगा कि हमने पहले काम लानी है और जब आएगी तो फिर इलेक्शन करेंगे। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे सबसे बड़ा सवाल देखने वाला ये होगा कि अगले 1-8 घंटे में जो स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट आपको बताएगी कि इलेक्शन कब होंगे, या आपको बताएगी कि हमारा क्या प्लान है काम लाने का। अगर दूसरा रास्ता होता है तो दैट मीन्स कि इट मे बी अ लॉन्गर ड्रॉन प्रोसेस। उज़ैर, आप कहिएगा, एक तरफ ये कहा तो जा रहा है, या एक नज़रिया इसको देखने का ये हो सकता है कि एक रेवोल्यूशन आई, अवाम की ये राय थी और उनकी मर्ज़ी से जो इक़्तिदार की तब्दीली है या इंतकाल है वो हुआ, लेकिन क्या इससे मज़ीद बेहतरी आ सकेगी या ये केओस की तरफ जाएगा? अभी तो बहुत जल्द है कहना कि किस तरफ जाएगा, लेकिन लाइव आने से पहले मेरी कुछ ढाका में दोस्तों से भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे पुलिस स्टेशंस को आग लगाई जा रही है इस वक्त, बिजनेसेस को प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है, राइटिंग हो रही है। तो इस वक्त तो इंस्टेबिलिटी या इंतशार का माहौल एक तरह से हम कह सकते हैं कि ढाका में एटलीस्ट है। और जैसे डॉक्टर नजम ने भी कहा कि 300 के करीब लोग, कल सिर्फ 100 के करीब लोग मारे गए, तो एक उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, इसकी वजह से क्या होगा वो भी देखना होगा। और देखें, अगर हम दुनिया भर में देखें, मिस्र में जो है अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुई, टूनीशिया में हुई और बाकी ममालिक में हुई, तो शुरू में तो एक खुशी की लहर दौड़ती है, ढाका में भी लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद निज़ाम किस तरह चलेगा और क्या लोग होंगे जो इस निज़ाम को चलाएंगे, इस पे जो है वो देखना पड़ेगा। बांग्लादेश की तारीख में जो है वो मार्शल लॉ का भी टाइम रहा है, इंटरिम न्यूट्रल कोट अनकोट जुडिशरी से भी हुकूमतें चलाई गई हैं, तो इन सारी चीज़ों पे देखना होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो पॉजिटिव जो चीज़ है
है वो ये है कि नौजवान बांग्लादेश के बाहर निकले और एक ऐसी रेजीम या एक ऐसी हुकूमत जो कि अनपॉपुलर थी, इलेक्शंस रिग करवा के जीती थी, उसको हटाया उन्होंने, और उसको उन्होंने सिर्फ सड़कों पे आके नहीं बल्कि सोशल मीडिया के बहुत अच्छे इस्तेमाल से प्रेशर में डाला। तो ये खुशाइन बात है इस तरह से कि एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूल, वन पार्टी रूल जो है वो इतना मजबूत नहीं होता जितना लोग काफ़ी दफ़ा उसे समझते हैं। अच्छा आदिल साहब, आप कहिएगा, शेख हसीना की जो भारत के साथ कुर्बत है किसी के साथ ढकी छुपी नहीं, और भारत का जो बांग्लादेश के थ्रू असर और रसूख खित्ते में, क्या समझते हैं हसीना वाजिद के जाने के बाद उसमें कुछ कमी आएगी और बदलाव किस हद तक हो सकता है या क्या हो सकता है? जी, इसका इन्हिसार सबसे पहले इस बात पे होगा कि बांग्लादेश में जो हुकूमत बनती है वो कौन बनाता है, और वो अशखास कौन हैं और उनका क्या एटीट्यूड है भारत की तरफ। अगर वो सियासी हुकूमत बनती है, चाहे वो इंटरम हो, उसमें सियासी पार्टीज होती हैं, तो फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है, अगर वो उसका हिस्सा बनती है तो उसकी तारीख ऐसी नहीं है जैसी भारत से अभी ऑलरेडी हमें आवाज़ें ये आ रही हैं कि ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बांग्लादेश में कोई ऐसी हुकूमत देखें जो भारत के साथ उसकी एक कुर्बत हो। भारत की कुर्बत जो है वो खुद बांग्लादेश की सियासत में एक मसला बन गई थी हसीना वाजिद के लिए, एंड दैट विल रिमेन एन इशू। भारत की तरफ से आप यकीनन कोशिश देखेंगे कि वो एक प्रो इंडिया हुकूमत आए और एक प्रो इंडिया पॉलिसी जारी रहे, और एक हद तक रहेगी, इसलिए कि वो बांग्लादेश की एक जोग्राफियाई ज़रूरत भी है। लेकिन जिस हद तक हमने हसीना शेख के साथ देखी, आई डू नॉट थिंक दैट विल रिमेन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। उज़ैर, आप इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और इसकी फिर एक एक्सटेंशन मैं बिल्ड करता हूं डॉक्टर नजम की बात पे। वो ये कि जहां मैं एटलीस्ट बैठा हूं अमेरिका वाशिंगटन में, वहां भी एक तरह से व्यू पाया जा रहा था कि जो भारत की जियोग्राफिक नेबरहुड है बिलखुसूस ईस्ट की तरफ, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल वगैरह, वो भारत अपने हिसाब से इंगेज करे, और वहाँ भारत का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ता है तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये व्यू से कई लोग बिलखुसूस बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स वाशिंगटन में इत्तेफाक नहीं करते थे, कहते थे कि इससे इंस्टेबिलिटी पूरे खत्ते में बढ़ सकती है ईस्टर्न साइड पर। और आज जो है, जो एटलीस्ट मेरी इन लोगों से बात हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि वाशिंगटन की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि हम दिल्ली के जो इंटरेस्ट हैं ढाका में बिलखुसूस उन्हें प्रायोरिटी देंगे, वो एक तरह से इस वक्त एटलीस्ट, क्योंकि शेख हसीना छोड़ के अब भारत जा चुकी हैं, तो वो बैकफायर कर गई है। अब अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी उस खित्ते में किस तरह एडजस्ट करता है, ये भी देखना होगा। हम भूल जाते हैं कि म्यांमार में भी इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं, और भारत के ईस्टर्न फ्लैंक में मणिपुर में कई महीनों से जो है वहाँ भी हालात ख़राब हैं। तो ये पूरा जो ईस्टर्न फ्लैंक है बिम्स्टेक का, इस तरह से जो भारत जिसे कहता है, या ईस्टर्न इंडो पैसिफिक का, वहाँ इस वक्त जो है काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, और आने वाले महीनों में बढ़ सकती है।